अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। उम्मीद है कि सारे खैरियत से होंगे और सभी अच्छे से होंगे। मैं शमीम आप सबका फिर से इस्तेमाल करता हूं अपने YouTube चैनल ब्रेनस्टॉर्मिंग नॉलेज में। और ये पार्ट थर्ड होने जा रहा है 6th सेमेस्टर इंग्लिश पहले चैप्टर का, स्टीव जॉब्स का, जो कि एक बायोग्राफी का एक्सट्रैक्ट है। ठीक है, अबाउट द ऑथर और अबाउट द टेक्स्ट हमने पढ़ लिया है। आज की इस वीडियो में हम स्टीव जॉब्स बायोग्राफी को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप अपनी बुक खोल लें। अगर बुक नहीं लाई है तो प्लीज फिर से बता रहा हूँ, पहले जाके बुक खरीद लीजिए। क्योंकि भैया नालायकों, ये बताओ कि ग्रेजुएशन होने जा रही है आपकी, अगले साल आप ग्रेजुएट होंगे, कोई तो निशानी रखो ग्रेजुएशन की, एटलीस्ट एक बुक तो खरीद लो। ये तो लाज रखो अपनी डिग्री की। चलिए, मशीन्स ऑफ लविंग ग्रेस, मशीन्स ऑफ लविंग ग्रेस, हाँ, मोहब्बत करने वाली फजल की मशीन। In San Francisco and the Santa Clara Valley during the late 1960s, various cultural currents flowed together. सैन फ्रांसिस्को और संता क्लारा वैली, जो कि अमेरिका में दोनों वैलीज हैं, दोनों प्लेसेस हैं, ड्यूरिंग द लेट 1960s दहाई के आखिर में, मतलब ऐसा समझ लो कि 1960, 1969, 1968 इस डेट में वेरियस कल्चरल करंट्स फ्लो टुगेदर, बहुत सारे सकाफती धारे एक साथ चल रहे थे। कल्चरल करंट्स का मतलब क्या होता है, मैं अल्फाज यहाँ पे लिख रहा हूँ जो डिफिकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। कल्चरल करंट्स, कल्चरल करंट्स का मतलब सकाफती धारे, मतलब बहुत सारी चीजें, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, दूसरी तरफ एनलाइटनमेंट, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन, ये सारी चीजें एक साथ चल रही थी लेट 1960s में। सैन फ्रांसिस्को की बात हो रही है और संता क्लारा वैली। There was a technology revolution that began with the growth of military contractors and soon included electronic firms, microchip makers, video game designers, and computer companies. टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आ रहा था, टेक्नोलॉजिकल इनकलाब आ रहा था, ठीक है। दैट बिगिन विद द ग्रोथ ऑफ मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स, जो कि स्टार्ट हुआ था, बिगिन हुआ था, शुरू हुआ था किससे? आर्मी के ठेकेदारों से। और पहले ये सारा कौन सा बात था? आर्मी से बात थी, ठीक है, आर्मी के कॉन्ट्रैक्टर्स। लेकिन एंड सून इंक्लूडेड इलेक्ट्रॉनिक फर्म्स, लेकिन जल्दी ही उसके बाद इसमें कौन दाखिल हो गए, कौन शामिल हो गए? इलेक्ट्रॉनिक फर्म्स चली गई, माइक्रोचिप बनाने वाले मेकर्स, वीडियो गेम डिजाइनर्स, वीडियो गेम बनाने वाले, कंप्यूटर कंपनीज और भी बाकी कंप्यूटर कंपनीज इसमें शामिल हो गई। इसमें टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन। There was a hacker subculture filled with wireheads, fakers, cyberpunks, hobbyists, and just plain geeks that included engineers who did not conform to the HP mold and their kids who were not attuned to the wavelengths of the subdivisions. देखो, और हैकर सबकल्चर था उसी टाइम में, उसी दौरान में हैकर सबकल्चर था फिल्ड विद वायरहेड्स, जिनमें क्या थे? वायरहेड्स। वायरहेड्स का मतलब क्या होता है? मशीनी दिमाग वाले, जिनके दिमाग में सिर्फ मशीनें ही घूमती रहती हैं, ठीक है। मैं लिखता हूं यहाँ पे, वायरहेड्स मतलब जिनके माइंड में, जिनके दिमाग में सिर्फ ये मशीनों का भूत सवाल है, वायरहेड्स, मशीनी दिमाग वाले। और हाँ, फीकर्स, देखो नए वर्ड्स आप सीख रहे हो यहाँ से। फीकर्स, फीकर्स कौन से? फीकर्स भैया उनको बोलते हैं जो टेलीफोन सिस्टम या टेलीफोन कम्युनिकेशन पे अटैक करने वाले होते हैं, या हैकर्स हम कह सकते हैं, टेलीफोन कम्युनिकेशन हैकर्स, उनको फीकर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? PHEAKERS, फीकर्स। टेलीफोन अटैकर्स या टेलीफोन हैकर्स, टेलीफोन हैकर्स, ये इसमें इन्वॉल्व हो गए, ये इसमें शामिल हो गए। साइबर पंक्स, साइबर पंक्स किनको कहते हैं? साइबर पंक्स वो होते हैं भैया जो लॉलेसली साइंस फिक्शंस क्रिएट करते हैं, मतलब जो कानून को मानते ही नहीं, वो ये समझते नहीं कि भैया हम हैक करेंगे, हमारे पास नॉलेज है, हमने पढ़ा है, हमने लिखा है, हम ये जानते हैं, वो जानते हैं, वो लॉ को मानते नहीं, वो इसमें चले गए साइबर पंक्स। हॉबिस्ट, हॉबिस्ट मतलब जो शौकीन है मशीनों के, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की या टेक्नोलॉजी के शौकीन है, वो इसमें इन्वॉल्व हो गए। एंड जस्ट प्लेन गीक्स, और प्लेन गीक्स, प्लेन गीक्स मतलब जो आम मशीनों से मोहब्बत करने वाले या टेक्नोलॉजी के शौकीन हैं, प्लेन गीक्स, GEEKS, टेक्नोलॉजी का शौकीन, जो टेक्नोलॉजी का शौकीन, आम जो टेक्नोलॉजी के शौकीन है वो भी इसमें फिर दाखिल। दैट इंक्लूडेड इंजीनियर्स,
इतना ही नहीं बल्कि इसमें वो इंजीनियर्स भी इन्वॉल्व हो गए हु डिड नॉट कंफर्म टू द एचबी मोल्ड। जो कंफर्म का मतलब फिर से CONFOR, जो मानते ही नहीं है लॉज को। कंफर्म का मतलब होता है जो लॉज को मानते ही, लॉज, ठीक है, टू ओबे लॉ। कंफर्म का मतलब है टू ओबे लॉ, बट did not conform to the HB mold and their kits were not attuned to the wavelengths of the subdivisions। वो तो एक खुद वो इंजीनियर्स जो लॉज को मानते ही नहीं है, जो ओबे करते ही नहीं। देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बहुत सारे, ठीक है, जिसने कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिग्रीज की होंगी, जो वेबसाइट बनाना जानता है, वो वेबसाइट को हैक करना भी जानता है, लेकिन दूसरी साइड से अगर हम देखें, ये क्राइम है, ये गलत है, तो हमें लॉज को भी ओबे करना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ इंजीनियर्स भी इसमें इन्वॉल्व हो गए जो कि लॉज वगैरह को नहीं मानते थे, और उनके बच्चे वर नॉट अट्यून टू द वेवलेंथ्स ऑफ द सर्टिफिकेट, जो कि बाखबर नहीं थे। अट्यून का मतलब बाखबर होना, ATTUNED, अट्यून मतलब बाखबर। और इनके बच्चे बेखबर थे सब डिविजन्स की वेवलेंथ से, वो इन चीजों के बारे में ज्यादातर नहीं जानते थे। There were Quasi academic groups doing studies on the effects of LSD. Participants included Doug Engelbart of the Augmentation Research Center in Palo Alto, who later helped develop the computer mouse and graphical user interfaces, and Tim Lay, who celebrated the drug with music and light shows featuring a house band that became the Grateful Dead. इसके साथ साथ और Quasi academic groups थी। Quasi academic groups doing quasi का मतलब जो कि दिखने में हमें कुछ और लगे, मतलब वो ऐसा दिखता था कि वो स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन बेसिकली वो कोई और चीज कर रहे थे, ठीक है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा साउथ इंडियन मूवीज में, वो हीरो को पकड़ने के लिए वो गैंग पर एक डाकू जूते सिलाई कर रहा होता है, दूसरा दर्जी बना हुआ होता है, बट वो किसी खास बंदे में नजर रखे हुए होते हैं, ठीक है। एक पोस्टमैन बना हुआ होता है, तो दिखने में वो कुछ और होते हैं, लेकिन उनका टारगेट कुछ और होता है, वो कुछ और सोच रहे होते हैं या और कुछ काम कर रहे होते हैं। इसी तरह वहां पे भी क्वासी एकेडमिक ग्रुप्स थे, जो दिखने में तो हमें ऐसा लगता था कि भैया ये पढ़ रहे हैं, लेकिन अंदर क्या कर रहे हैं, वो क्या बना रहे हैं, वो हमें पता नहीं था। डूइंग स्टडीज ऑन द इफेक्ट्स ऑफ LSD की इफेक्ट्स को पढ़ रहे थे पार्टिसिपेंट्स इंक्लूडिंग, और उनमें कौन-कौन से पार्टिसिपेंट्स थे? डॉग एंजेलवार्ड था ऑफ द ऑगमेंटेशन रिसर्च सेंटर, ये ऑगमेंटेशन रिसर्च सेंटर का स्टूडेंट था पालो अल्टो में। Who later helped develop a computer mouse, जिसने क्या इसमें हमें मदद की कंप्यूटर माउस डेवलप करने में, यानी कि इसने कंप्यूटर का माउस बनाया, एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस, और कंप्यूटर के ग्राफिकल इंटरफेसेस भी इसने बनाए। किसने? डॉग एंजेलबार्ट ने। ये भी इसी क्वासी एकेडमिक ग्रुप का एक स्टूडेंट था, एक मेंबर था। एंड केन केसे, एक और शख्स, एक और पार्टिसिपेंट, इसका नाम है केन केसे, who celebrated the drug with music। देखो इसकी क्या हैबिट थी, इसकी अलग सी कुछ आदत थी, गंदी आदत, जो कि म्यूजिक को एंजॉय करता था ड्रग के साथ, नशे के साथ, नशा लेके ये म्यूजिक सुनता था, और एंड लाइट शोज फीचरिंग द हाउस बैंड दैट बिकेम द ग्रेटफुल डेड, और ये एंजॉय करता था लाइट शोज, मतलब पार्टीज वगैरह, ये चीजें, और एक हाउस में जो कि फीचर करता था एक मकान, एक हाउस मान लीजिए, एक बंगलो था, एक बिल्डिंग थी, जो कि बाद में क्या बनी? ग्रेटफुल डेड बन गई। ग्रेटफुल डेड देखो क्या होता है, ग्रेटफुल, GRAT, ग्रेटफुल डेड। ये एक्चुअली एक रॉक म्यूजिक बैंड, शायद, यस, रॉक म्यूजिक बैंड। ये एक रॉक म्यूजिक बैंड है, यानी कि धुन बजाने वाले। ग्रेटफुल डेड की मीनिंग कुछ और मत समझना, ये धुन बजाने वाले, मौसीकी बजाने वाले मेंबर्स हैं, लेकिन कब बजाते हैं? ऑन बुरियल्स, जब कोई मरता है उसको जलाते हैं या फिर दफन करते हैं, उस मौके पे ये म्यूजिक बजाते हैं। इनके मेंबर ग्रेटफुल डेड, इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर, ठीक है। या गूगल पे अच्छी तरह से इसके बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन आप हासिल कर सकते हैं। ये जो सिस्टम है यहाँ पे नहीं है, बट हम ऐसा कह सकते हैं थोड़ा बहुत है। अगर हम हिंदुइज्म में देखें कि वो क्या करते हैं, धुन वगैरह बजाते हैं, या हम देखते हैं कि कोई जवान जब शहीद हो जाता है, कोई मर जाता है, तो उस पे चाहे वो म्यूजिक वगैरह बनाया जाता है, ठीक है। इसी तरह का एक बैंड था ग्रेटफुल डेड, जिसका नाम बाद में पड़ा, लेकिन बड़ा कैसे, ये वहां जाके म्यूजिक को एंजॉय करता था ड्रग के साथ, और उसी का नाम फिर ग्रेटफुल डेड पड़ गया। होप है कि आपको समझ में आता होगा, ठीक है, शाबाश।
There was the happy movement born out of the Bay Area's Beat generation and the rebellious political activists born out of the free speech movement at Berkeley. इतना ही नहीं, एक मूवमेंट चल रही थी वहां पे उसी दौरान, उसी टाइम, उसी वक्त में एक मूवमेंट, एक तहरीक चल रही थी जिसका नाम था हिप्पी मूवमेंट, HIPPI, हिप्पी मूवमेंट। ये एक तहरीक है, ठीक है, बॉर्न आउट ऑफ द बे एरियाज बीट जनरेशन, जो कि पैदा हुई, जो कि निकली, जो कि आई कहां से, किन्होंने स्टार्ट की ये तहरीक, बे एरिया के नौजवानों ने। बीट जनरेशन मींस नौजवान, BEAT, बीट, GENERATI, बीट जनरेशन का मतलब क्या होता है, नौजवान, यंग पीपल, मूवमेंट ऑफ यंग पीपल, नौजवानों की एक तहरीक थी। और इसमें क्या है, हिप्पी मूवमेंट में ये शायद बताया जाता है कि ये लोग ये नहीं मानने के लिए तैयार थे कि हम वेस्टर्न सोसाइटी के साथ कोलैब करेंगे, उनके कल्चर को हम फॉलो करेंगे, यानी कि ये इग्नोर कर रहे थे उन चीजों को, रिफ्यूज कर रहे थे, ये इनकार कर रहे थे कि हम वेस्टर्न कल्चर को नहीं अपनाएंगे। ये एक मूवमेंट थी दैट कॉल्ड हिप्पी मूवमेंट, हिप्पी मूवमेंट, जो कि इन्होंने बे एरियाज के बीट जनरेशन ने, यंग नौजवानों ने शुरू की थी। और and the rebellious political activists born out of the free speech movement at Berkeley। और political activists, rebellious political activists भी निकले, उन्होंने वो भी निकले कहां से, एक मूवमेंट से, एक तहरीक से जिसका नाम है फ्री स्पीच मूवमेंट। फ्री स्पीच मूवमेंट मतलब ये फ्री स्पीच मूवमेंट स्टूडेंट्स की मूवमेंट थी, लेकिन कि ये लड़कों की मूवमेंट थी जो ये कहते थे कि भैया हर किसी को कुछ भी करने का हक मिल जाना चाहिए, कुछ भी करने का हक मिल जाने। में पहले बताया आपको कि एक कंप्यूटर पढ़ने वाला वो कोर्सेज करेगा, डिग्रियां करेगा, वो अच्छी नॉलेज कंप्यूटर की गेन करेगा, बट उसको यूटिलाइज किस तरीके से करना है वो भी उसको पता होनी चाहिए। अब वो गलत तरीके से अगर यूटिलाइज करेगा, लोगों के सिस्टम को हैक करेगा, वो क्राइम है। ये लोग क्या कहते हैं, स्टूडेंट कहते थे कि भैया हमें रिस्ट्रिक्शंस मत लगाओ, हम हैक करें जो हमारे मन में आए, हमें पुनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए, हमें सजा नहीं मिलनी चाहिए। ये इनकी एक स्पीच थी, फ्री स्पीच मूवमेंट इसका नाम रखा गया था। ये स्टार्ट हुई थी बर्कले में, और यहां से कुछ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स निकले। Early on, it all were very self-fulfillment movements pursuing paths to personal enlightenment. Zen and Hinduism, meditation and yoga, primal scream and sensory deprivation, Islam and Est. हाँ, इन सब के ऊपर अगर हम नजर डालें कि ये सारी सेल्फ फुलफिलमेंट मूवमेंट्स थी, यानी कि अपनी जाती मूवमेंट्स थी, परस्यूइंग पाथ्स टू सेवरल पर्सनल एनलाइटमेंट, जो कि क्या परस्यू कर रही है, किसके लिए लड़ रही है, अपने जाती रोशन ख्याली के लिए, जाती एनलाइटमेंट के लिए, या हम ऐसे कह सकते हैं कि जाती फायदे के लिए। ज़ेन एंड हिंदुइज्म, देखो इसमें ज़ेन मतलब बुद्धिज्म, एक्चुअली एक बुद्धिज्म की कैटेगरी है ज़ेन जिसको कहा जाता है, हिंदुइज्म या हिंदुइज्म। मेडिटेशन एंड योगा, मेडिटेशन मतलब दुआएं, इबादत करना, योगा वगैरह एक्स्ट्रा। प्राइमल स्क्रीम एंड सेंसरी डेप्रिवेशन, प्राइमल स्क्रीम का मतलब होता है भैया एक किस्म की ये थेरेपी है, एक किस्म की ट्रीटमेंट है, क्या करने के लिए, टू रिलीज टेंशन, टू रिलीज डिप्रेशन, या हम कह सकते हैं टू रिलीज डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन एक्स्ट्रा। इस्लाम एंड इस्ट, या इस्लाम एंड इस्ट, इस्लाम का मतलब एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। आपने देखा होगा वो फिल्म्स, वो अमेरिकन मूवीज में देखा है ना आपने कि एक हीरो की शक्तियां वगैरह ट्रांसफर हो जाती हैं, आत्मा ट्रांसफर हो जाती है दूसरे में, वो सब कुछ दैट्स कॉल्ड इस्लाम एंड ईस्ट। तो ये सारी चीजें जो थी ये अटेन करने के लिए, ये परस्यू करने के लिए ये मूवमेंट्स चलाई जा रही थी। This fusion of flower power and processor power, enlightenment and technology was invented by Steve Jobs as he meditated in the mornings, audited physics classes at Stanford, worked nights at Atari, and dreamed of starting his own business. जो स्टीव जॉब्स ने फ्यूजन कराया था, मेल जोल कराया था, एक फ्लावर पावर का, जो फ्लावर पावर मैंने आपको पार्ट सेकंड में बताया कि ये क्या है, एंड प्रोसेसर पावर, और ये मशीनी पावर का, दोनों का जो फ्यूजन करवाया था, एनलाइटनमेंट और टेक्नोलॉजी का जो फ्यूजन करवाया था, was embodied by Steve Jobs as he meditated, कि ये मुजस्सिमा था जो कि स्टीव जॉब्स ने हमें सामने ला के रख दिया। क्यों? क्योंकि वो मेडिटेट करते थे, वो इबादत करते रहते थे, मॉर्निंग सुबह ऑडिटेड फिजिक्स क्लास एट स्टैनफोर्ड में वो फिजिक्स क्लास के वो लेक्चर्स देते थे, या हम कह सकते हैं कि वो आर्ट सिखाते थे। वर्कड नाइट्स एट अटारी,
दिन रात मेहनत किया करते थे अतारी में जाके, एंड ड्रीम्ड ऑफ स्टार्टिंग हिज ओन बिजनेस, और वो ये ख्वाब देखते थे, वो ये ड्रीम देखते थे कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा। There was just something going on here. और इसी में he said, look back at the time and place, इसी में ये खुद से कहता है कि there was just something going on here, कुछ हो रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है। He said, looking back at the time and place, वो पीछे मुड़ता है, पीछे जाता है प्लेस, जगह से, उस टाइम से, and the best music came from here, एक बेहतरीन मौसीकी आ रही है, एक बेहतरीन गाने की धुन की आवाजें आ रही हैं। कह रहा है खुद से ही कि यहाँ से बेहतरीन म्यूजिक की धुनें आ रही हैं, बेहतरीन मौसीकी आ रही है। द ग्रेटफुल डेड, कहते हैं कि ये वही ग्रेटफुल डेड है जो कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ। हाँ, रॉक म्यूजिकल बैंड, एक रॉक म्यूजिकल बैंड है। शाबाश। जेफरसन एयरप्लेन, जॉन बेज, जेनिस जॉपलिन, इनमें इसमें कौन है, इसके बाकी साथी दोस्त, जेफरसन एयरप्लेन है, जॉन बेज है, जेनिस जॉपलिन है, एंड सो डिड द इंटीग्रेटेड सर्किट एंड थिंग्स लाइक द होल अर्थ कैटलॉग। और इसने क्या किया, सारे सर्किट को इसने नहीं किया, बट वो वहां पे था। इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब एक छोटी सी चिप जिसमें सारी चीजें, सारे प्रोसेसर्स, सारी चीजें फिक्स की गई होती हैं। यहाँ कह सकते हैं कि एक मुजस्समा, ठीक है, एक सर्किट वहां पे था, एंड थिंग्स लाइक, और कुछ चीजें थी जैसे कि होल अर्थ कैटलॉग एक मैगजीन का नाम है, वो मैगजीन वहां पे पड़ी हुई थी। तो उसने देखा कि ये दुनिया, ये आवाजें आ रही थी उस बेंगलोर से, उस जगह से जहां पे ये खड़ा था या जहां पे ये काम कर रहा था, स्टीव जॉब्स। सो गाइस, इसको यहाँ पे आप खत्म करते हैं, बाकी का हम पार्ट 4 में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।